हाय एवरीवन, ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2 है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम अरुण रैना। तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप इन नवंबर 1946 अंडर कौन से प्लान के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये बन चुकी है नवंबर 1946 में। अब कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बंदे रखे जाएंगे वो कितने मेंबर्स होंगे? टोटल मेंबर्स कितने होंगे? टोटल मेंबर्स बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें 389 मेंबर चाहिए। उससे 296 जो होंगे, 296 ये आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। उस टाइम पे इंडिया के दो पार्ट्स थे, एक ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ब्रिटेन के कंट्रोल में था, और कुछ जगह पे प्रिंसेस राज करते थे। 93 आएंगे प्रिंसली स्टेट से, 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से। अब ब्रिटिश इंडिया भी आज जैसे इंडिया है तो दो होते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। उस टाइम पे प्रोविंसेस होती थी और चीफ कमिश्नरीज होती थी, चीफ कमिश्नरीज थी। कितनी प्रोविंसेस थी उस टाइम? आज कितनी स्टेट हैं? 28। उस टाइम पे 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। आज कितनी यूटीज हैं? आज हैं 8। उस टाइम पे 4 चीफ कमिश्नरीज थे। बोला गया 11 गवर्नर प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स इधर से चुने जाएंगे और 4 चीफ कमिश्नरीज से 4 चुने जाएंगे, 1 फ्रॉम ईच चीफ कमिश्नरीज। तो इस तरह से टोटल 389 मेंबर जो हैं चुने जाएंगे। 296 ब्रिटिश इंडिया से, 93 प्रिंसली स्टेट से। अब होगा क्या? इलेक्शन कैसे होगी? यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे जो 296 मेंबर्स की होगी, यहाँ पे इलेक्शन होगी, इलेक्टेड होंगे। मतलब ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन होगी और वहाँ से जो मेंबर चुने जाएंगे वो इलेक्टेड होंगे। और 93 प्रिंसली स्टेट से, अब प्रिंसेस को थोड़ी आती थी इलेक्शन करवाना, तो वहाँ से बोला गया जो प्रिंस को अच्छा लगेगा, किंग को अच्छा लगेगा, उसको नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेटेड। ठीक है। तो अब जो इलेक्शन होगी वो कैसे होगी? इलेक्शन ऐसे हर कोई लोग नहीं इलेक्ट करेंगे। वो कौन करेंगे इलेक्ट? जैसे हमने चुने, हम प्रेसिडेंट को, हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, तो वो इलेक्शन होती है डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर की, मोदी की इलेक्शन आती है तो हर जगह पे बोलते हैं कि इसको वोट दो, इसको वोट दो। तो एमपी की इलेक्शन होती है, वो डायरेक्ट होती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो कैसी होती है? हम जब प्रेसिडेंट की, रामनाथ कोविंद की हुई इलेक्शन, आपने वोट करने, आपके घर वाले वोट करने गए थे? नहीं गए थे ना। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हम नहीं करते हैं, जो एमपी हमने, एमपी जो एमएलए चुने होते हैं वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अब ये जो इलेक्टेड होंगे मेंबर, इनको हम नहीं चुनेंगे, इनको चुनेंगे प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स चुनेंगे, मेंबर्स चुनेंगे। ठीक है। तो हम नहीं चुनेंगे। उस टाइम के जो आदमी थे उन्होंने नहीं चुना इनको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को किसने चुना था? प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे मतलब मान लो इस टाइम पे पवन गुप्ता उधमपुर से एमएलए था जब, तो उस टाइम पवन गुप्ता था, तो पवन गुप्ता चुनेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स को, ना कि हम जाके चुनेंगे। ठीक है। तो ये इलेक्शन कैसी हुई? इलेक्ट किए, लेकिन इलेक्ट हमने नहीं किए, लोगों ने नहीं किए थे। किसने चुने थे? प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ने, मतलब एमएलए मेंबर, एमएलए ने चुने थे। तो ये कौन सी टाइप की इलेक्शन हुई? ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई। तो ये क्लियर हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन से। तो टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से। ब्रिटिश इंडिया से जो मेंबर्स आएंगे उसमें से 292
11 गवर्नर प्रोविंसेस से और 4 जो होंगे चीफ कमिश्नरीज से, वो A1 फ्रॉम ईच। और जो ये जो 296 मेंबर्स आएंगे यहाँ से वो इलेक्टेड होंगे, और जो 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। क्लियर? और कौन सा, ये तो नहीं हो जाए अगर हम ये देखेंगे इलेक्शन जो होगी वो हर प्रोविंसेस हर प्रिंसली स्टेट को दिया जाएगा, हर सीट दी जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सीट्स दी जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा सीट्स होंगी। जैसे आज पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, यूपी में पॉपुलेशन है ना, तो लोकसभा राज्यसभा में सीटें भी उसकी ही ज़्यादा हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर तो ऐसा होगा इस टाइम की हर स्टेट चाहेगी हमारी पॉपुलेशन बढ़े ताकि सीटें हमारी बढ़ जाएं, ठीक है। लेकिन ये पुराना ऐसा था, उस टाइम का प्रोविज़न ऐसा था। तो कंपोजिशन का ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको रीड करते हैं हम। तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो देखें यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फार्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। द फीचर्स ऑफ द स्कीम वर, तो क्या थे, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was to be 389. Of these 296 were to be allotted to British India and 93 seats to the princely states. Out of 296 seats allotted to British India, 292 members were to be drawn from the 11 governor provinces and 4 from the 4 chief commissionaries provinces, 1 from each. Next है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीटें मिलेंगी, वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। 1 मिलियन लोगों के लिए 1 सीट रखो, इतना उस टाइम पे प्रोविजन था। नेक्स्ट, सीट्स जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी किस किस में, 3 मेन रिलीजन्स में, 3 मेन रिलीजन्स। कौन कौन से 3 मेन रिलीजन्स लिए थे, मुस्लिम, सिख एंड अदर्स। अदर्स में हिंदू आ जाएंगे, क्रिश्चियंस आ जाएंगे, बाकी सारे रिलीजन्स आ जाएंगे। तो सीट्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 3 रिलीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस were to be divided among the 3 principal communities. कौन कौन सी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में all except मुस्लिम एंड सिख्स in proportion to their population. नेक्स्ट, जो मेंबर्स चुने जाएंगे, कहाँ से मेंबर चुने जाएंगे, ब्रिटिश इंडिया से चुने जाएंगे। वो क्या होंगे, ब्रिटिश इंडिया से जो मेंबर्स आएंगे वो इलेक्टेड होंगे और उनको इलेक्शन क्या होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी। कौन चुनेगा, उनको चुनेंगे मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स चुनेंगे। और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो क्या होंगे, नॉमिनेटिंग होंगे। और जो वोटिंग होगी, वोटिंग जो होगी वो कैसे होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा। वोटिंग जो होगी वो इनडायरेक्ट होगी और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा और इन मेजॉरिटी, और जो मेजॉरिटी में आ जाएगा वो इलेक्शन जीत गया। वो तो होता ही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ, कौन चुनेगा उनको, मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनको चुनेगा कौन, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
Each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly. Voting was done by the method of proportional representation. Proportional हो गया, जो जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, by means of a single transferable vote. Next, representatives of princely states से कौन आएंगे? Were to be nominated by the heads of the princely states. तो इस तरह से अगर आपको कोई पूछे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी, बोथ इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी है। आपको कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन जो थी वो डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट थी, तो कौन सी इलेक्शन थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन थी। तो इट इज thus clear that the constituent assembly was to be a partly elected and partly nominated body. Next, moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, who themselves were to be elected. उनको किसने चुना था? उनको चुना था गवर्नमेंट ने। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। कितने इलेक्शन? प्रिंसली स्टेट्स जो थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको ये चीज़ें समझ ही नहीं आई कि क्या इलेक्शन, क्या ये नॉमिनेट वगैरह। प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो पीछे कौन से स्टेट बचे? ब्रिटिश इंडिया बचा। ब्रिटिश इंडिया में कितनी सीट पे इलेक्शन हुई? 296 सीट्स पे इलेक्शन हुई। ठीक है, 296 सीट्स पे इलेक्शन हुई। सबसे मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, फिर जीती मुस्लिम लीग ने, और फिर जीती किसने? अदर्स, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं उन्होंने, जो अलग अलग ऐसे इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं ना, उन्होंने जीती। 208 जीती किसने? आईएनसी ने। इलेक्शन फॉर 296 अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। तो कब इलेक्शन होती है? जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होती है। ठीक है, और पहली कब होती है? सेटअप कब हो जाती है? नवंबर 1946 में। इलेक्शन पहले होगी ना इलेक्शन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट्स, मुस्लिम लीग वॉन 73 सीट्स एंड अदर्स द स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। इस तरह से जीती थी, 208, 73 और बाकी 15। However, the 93 सीट्स जो अलॉटेड थी प्रिंसली स्टेट्स को, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अलॉटेड टू द प्रिंसिपल स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दिस डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल, असेंबली में कौन था? इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट लीडर, सारे इंपॉर्टेंट लीडर थे। जवाहरलाल नेहरू था, राजेंद्र प्रसाद था, सारे इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? मेन दो नाम थे, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट personalities of India at that time with the exception of महात्मा गांधी। इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन भी और कौन इम्पोर्टेंट नहीं मेंबर नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के आ जाती है और वर्किंग स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946 में वर्किंग स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। और इसमें हेड चुना जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना जाता है। किसको चुना जाता है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना जाता है प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये ओल्डेस्ट पर्सन होता है
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम भी होते हैं ना कि जो कोई नई दुकान खोलता है कुछ भी, तो वहाँ पे जो ओल्डेस्ट पर्सन होता है उसको लेके मेन सीट पे बिठा देता है, तो वैसे ही इन्होंने भी किया सचिनंद सिन्हा। और ये कहाँ वाले लोग करते हैं ऐसा कि ओल्डेस्ट पर्सन को देते हैं गद्दी? फ्रांस में, फ्रेंच प्रैक्टिस है ये, ठीक है, क्लियर। लेकिन फिर आपको पता है दुकान करनी तो किसने है? मेन बंदे ने ही करनी है जिसके लिए खोली हुई है। तो फिर उसके बाद ये 2 दिन के लिए चुना जाता है और 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपको कोई पूछता प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो आपने लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पूरे लास्ट तक फिर यही रहते हैं, ठीक है। और कोई पूछे टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, जब कोई पूछे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तब लिखना है आपने डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका सिंबल क्या था? सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे आपको कोई पूछे सिंबल क्या है बीजेपी का, बोलते हो कमल। सिंबल क्या है एएनसी का, बोलते हो हाथ, ठीक है, हैंड। तो सिंबल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था? एलिफेंट था सिंबल, ठीक है, सिंबल एलिफेंट था। तो कब स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन? अब इसको इतना पढ़ लेते हैं पहले। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस फर्स्ट जो मीटिंग हुई इसको 211 मेंबर्स ने, 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में। और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो इलेक्शन पता था उनको कि भाई हमने वोट कम ही जीते हैं, तो ज़्यादा चलेगी आईएनसी की ही इसमें, तो इसलिए अच्छा है। और बोलने लगे हमें पाकिस्तान चाहिए सेपरेट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली held its first meeting on December 9, 1946। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग। कितने मेंबर्स ने अटेंड की? मुस्लिम लीग बाइकॉट द मीटिंग, मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया, एंड इंसिस्टेड ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। द मीटिंग वाज thus attended by only 211 members। नेक्स्ट, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, the oldest member, was elected as the temporary president, interim president भी बोलेंगे इसको, of the assembly following the French practice। temporary president, first president बोल सकते हैं, interim president। later on 11th December 1946 Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly। और 2 वाइस प्रेसिडेंट, बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है, क्लियर। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि स्टार्ट कब करती है ये काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना? 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली फर्स्ट सेशन बिगिन। टोटल सेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने थे? टोटल सेशंस, टोटल सेशन थे 11। कंप्लीटेड कब होती है? कंप्लीट करती है इट्स वर्क ऑन 26 नवंबर 1949। तो टाइम कितना लगेगा लिया? टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर, ऑलमोस्ट 3 साल ही लगे। 2 years 11 months एंड 18 days, इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूछे कोई एडॉप्ट कब हुआ था? एडॉप्ट कब हुआ था? ऑन 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, एडॉप्ट हो गया था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने बोला थोड़े दिन रुक जाते हैं, 26 जनवरी को ही इसको लागू करते हैं। कमेंस्ड हो गया लागू ऑन 26 जनवरी
26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो गया था। तो ऑब्जेक्टिव आए अगर आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। टोटल सेशन कितने हुए थे, 11। कंप्लीट कितने टाइम में कंप्लीट कब हुआ वर्क, 26 नवंबर 1949। टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 में, लेकिन कमेंट्स लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, बन गया, 26 नवंबर को हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, 26 नवंबर को आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। और कब से मनाया जा रहा है, ये 49 से नहीं मनाया जा रहा, अभी मोदी की गवर्नमेंट से, सिंस 2015। और रिपब्लिक डे कब आता है वो तो आपको सबको पता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी इस दिन, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।